क्या देशभक्ति का मतलब हमेशा सरहद, युद्ध और शहादत ही होता है? या कभी अपने देश लौट आना, किसी शहीद की मां का दर्द समझना, सरहद के उस पार भी अपने जैसा ही वतन महसूस करना और एक मैदान में करोड़ों लोगों का एक साथ इंडिया बोल उठना भी देशभक्ति हो सकती है? नमस्कार दोस्तों। एक समय था जब हमारे देशभक्ति गीतों में आजादी की लड़ाई, क्रांति और शहादत सबसे बड़े भाव हुआ करते थे। सरफरोशी की तमन्ना, मेरा रंग दे बसंती चोला, ऐ मेरे वतन के लोगों। इन गीतों में हमारे इतिहास की एक पूरी यात्रा बसती है। लेकिन नई सदी आई तो देश से प्यार कम नहीं हुआ, बस उसे महसूस करने और कहने की भाषा बदलने लगी। 2000 बाद कुछ ऐसे गीत आए जिनमें ना कोई एक जैसा फॉर्मूला था, ना हर बार सैनिक था, ना हर बार युद्ध। और इस बदलती हुई देशभक्ति की हमारी पहली कहानी शुरू होती है घर से। 2004 में आई स्वदेश। इससे पहले आशुतोष गवारकर लगान जैसी विशाल फिल्म बना चुके थे, जहां सैकड़ों लोग एक साथ मिलकर एक बड़े मकसद के लिए लड़ते हैं। लेकिन लगान के बाद वो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो बाहर की लड़ाई से ज्यादा इंसान के अंदर चल रही लड़ाई की कहानी हो। और वहीं से आया मोहन भार्गव, अमेरिका में काम करने वाला एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट जिसके पास कैरियर है, कंफर्ट है, दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के बीच एक जिंदगी है। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसके भीतर एक जगह अब भी खाली है। मोहन कोई सोल्जर नहीं है, उसे कोई देश के लिए जान देने को नहीं कह रहा, उसके सामने कोई दुश्मन नहीं है। और शायद इसी वजह से ये जो देश है तेरा नई सदी के सबसे अलग पैट्रियोटिक सॉन्ग्स में से एक बन जाता है। ये जो देश है तेरा स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। इसे जावेद अख्तर ने लिखा, AR रहमान ने कंपोज किया और आवाज भी खुद रहमान ने दी। लेकिन इसके संगीत के पीछे भी एक बेहद खूबसूरत विचार था। जब आशुतोष गवारीकर ने रहमान को बताया कि आखिर में मोहन भार्गव अपनी जिंदगी छोड़कर वापस भारत आता है, तो उन्होंने इस वापसी को सिर्फ होम कमिंग की तरह नहीं देखा। उनके लिए ये जैसे एक इंसान और उसके देश का मिलन था, एक तरह की शादी। और भारतीय शादी सहनाई के बिना कैसे पूरी हो सकती है? शायद इसीलिए गीत की शुरुआत में सुनाई देने वाली शहनाई सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे बहुत दूर चला गया कोई इंसान फिर अपनी मिट्टी से रिश्ता जोड़ रहा हो। ये जो देश है तेरा की खूबसूरती यही है कि ये देशभक्ति चिल्लाती नहीं है। कोई नारा नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई बंदूक नहीं, सिर्फ एक रिश्ता है जो हजारों किलोमीटर दूर जाने के बाद भी टूटता नहीं। मोहन को देश ये नहीं कहता कि मेरे लिए मर जाओ। देश जैसे उससे कह रहा है, जो कुछ तुमने दुनिया से सीखा है उसका थोड़ा हिस्सा वापस यहाँ लेकर आओ। और शायद देश से प्यार का मतलब हमेशा उसके लिए जान देना नहीं होता। कभी कभी अपनी नॉलेज, अपनी एबिलिटी और अपने हिस्से की जिम्मेदारी वापस अपने देश को देना भी देशभक्ति होती है। लेकिन देश के लिए कुछ लोग सच में अपनी जान भी दे देते हैं। और जब हम उनकी शहादत की बात करते हैं तो अक्सर मेडल देखते हैं, यूनिफॉर्म देखते हैं, सैल्यूट देखते हैं। लेकिन उस यूनिफॉर्म के पीछे एक बेटा भी होता है जो किसी माँ से वादा करके घर से निकला था कि वापस आएगा। यही हमारी कहानी घर से बलिदान की तरफ बढ़ती है। 2006 में
रंग दे बसंती आई और इसी फिल्म में एक ऐसा गीत था जिसे शायद कन्वेंशनल पैट्रियोटिक सॉन्ग कहा भी नहीं जाएगा, लुका छिपी। लेकिन शायद इसी वजह से इस वीडियो में उसकी जगह सबसे खास है। फिल्म में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौड़ की मौत हो चुकी है। देश के लिए वह एक शहीद है, लेकिन उसकी मां के लिए, उसके लिए वो आज भी सिर्फ उसका बेटा है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने इस गीत की भावना को कुछ इसी तरह देखा था। एक माँ अपने बेटे को ढूंढ रही है और दूसरी तरफ से उसका बेटा उसे जवाब दे रहा है। इसीलिए लुका छिपी में हाइड एंड सीक बच्चों का खेल नहीं रह जाता। माँ जैसे मानने को तैयार ही नहीं कि खेल खत्म हो चुका है। वो कह रही है बहुत हुआ, अब सामने आ जाओ। लेकिन जिस बेटे को वो ढूंढ रही है वो अब ऐसी जगह जा चुका है जहां से लौटना संभव नहीं। और प्रसून जोशी के शब्द इस ग्रिफ को इतना पर्सनल बना देते हैं कि कुछ देर के लिए हम फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौर को भूल जाते हैं। हमें सिर्फ एक माँ और उसका बच्चा दिखाई देने लगता है। लेकिन इस गीत की कहानी और भी खूबसूरत है, क्योंकि लुका छिपी शुरुआत में रंग दे बसंती के लिए बनाया ही नहीं गया था। ए.आर. रहमान लंबे समय से लता मंगेशकर के साथ एक डुएट करने की कोशिश कर रहे थे। प्रोजेक्ट अलग अलग कारणों से टलता रहा। बाद में जब रंग दे बसंती बन रही थी, टीम ने इस कंपोजिशन के लिए फिल्म में सही जगह तलाशनी शुरू की और आखिरकार अजय की मौत और उसकी मां के दुख में उन्हें वो जगह मिल गई। यानी जो कंपोजिशन इस फिल्म के लिए पैदा भी नहीं हुई थी, वही आगे चलकर फिल्म के सबसे इमोशनल मोमेंट्स में से एक बन गई। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। इस गीत में एक और असाधारण बात थी। आमतौर पर हम सोचते हैं कि इतने सीनियर कलाकार के लिए पूरा सेटअप उनके हिसाब से बदलेगा, लेकिन लता मंगेशकर ने रहमान को मुंबई बुलाने की बजाय खुद चेन्नई जाकर उनके क्रिएटिव स्पेस में रिकॉर्डिंग करने का फैसला किया। वो रिकॉर्डिंग से पहले वहां पहुंची, रिहर्सल्स की और जब रिकॉर्डिंग का दिन आया तो उनकी उम्र और सीनियरिटी को देखते हुए स्टूडियो में उनके लिए चेयर रखी गई थी, लेकिन उन्होंने बैठकर गाने से इनकार कर दिया। लंबे रिकॉर्डिंग सेशन के दौरान वो माइक्रोफोन के सामने खड़ी रहीं और रहमान के साथ इस गीत को आकार दिया। और शायद यहाँ नई सदी की देशभक्ति का दूसरा रूप दिखाई देता है। हम शहीद की कहानी में अक्सर उसका बलिदान देखते हैं। लुका छुपी में हमें उस बलिदान के पीछे छूटे परिवार के नजदीक जाने का मौका मिलता है। देश के लिए कोई सोल्जर शहीद होता है तो पूरा देश उसे अपना हीरो कहता है, लेकिन कहीं एक माँ ऐसी भी होती है जिसके लिए देश का हीरो आज भी वही बच्चा है जिसे उसने कभी अपनी गोद में सुलाया था। लेकिन देश और वतन की भावना यही एक और मुश्किल सवाल पैदा करती है। जिस मिट्टी को हम अपना वतन कहते हैं, सरहद के दूसरी तरफ खड़ा इंसान भी किसी मिट्टी को उतने ही प्यार से अपना वतन कहता है। और यही हमारी कहानी बलिदान से सरहद तक पहुंचती है। 2018 में मेघना गुलजार की राजी आई। सहमत भारत की बेटी है, लेकिन भारत के लिए पाकिस्तान में रह रही है। उसके सामने जिन लोगों को हम दूसरी तरफ देखते हैं, उनकी भी अपनी फैमिली है,
अपने रिश्ते हैं, अपना घर है और अपना वतन है। फिल्म में सहमत पाकिस्तानी आर्मी स्कूल के बच्चों को ए वतन सिखा रही है। बच्चे वही शब्द गा रहे हैं जो सहमत गा रही है। भावना भी वही है, लेकिन जब बच्चे वतन कहते हैं तो उनके मन में पाकिस्तान है, और उसी समय सहमत वही शब्द गाती है तो उसके मन में इंडिया है। एक ही कमरा, एक ही धुन, एक ही शब्द, लेकिन दो अलग अलग देश। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। और यहीं इस गीत में गुलजार एक और अद्भुत लेयर जोड़ते हैं। इसमें अल्मा इकबाल की मशहूर प्रेयर लब पे आती है दुआ की पंक्तियों का इस्तेमाल किया गया। वहीं अल्मा इकबाल, जिन्होंने कभी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था, लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी। मेघना गुलजार के मुताबिक उनके पिता गुलजार अपने प्री पार्टीशन स्कूल डेज में लब पे आती है दुआ गाया करते थे, और यह प्रेयर आगे पाकिस्तान के स्कूल्स में भी गाई जाती रही। इसलिए दशकों बाद जब उनकी बेटी इंडिया पाकिस्तान की जटिलता पर राजी बना रही थी, उसी पुराने प्रेयर के शब्द इस गीत तक पहुंचना अपने आप में एक बेहद खूबसूरत ट्रिब्यूट बन गया। सोचिए इसमें कितनी परतें हैं। पार्टीशन ने जमीन बांट दी, देश अलग हो गए, नक्शे पर एक लकीर खिंच गई, लेकिन कुछ कविताएं, कुछ यादें और कुछ भावनाएं ऐसी थी जिन्हें शायद पूरी तरह बांटा नहीं जा सका। जिस प्रेयर को पार्टीशन से पहले एक छोटा सा बच्चा गुलजार अपने स्कूल में गाता था, कई दशक बाद उसी प्रेयर की आवाज उसकी बेटी की फिल्म में इंडिया और पाकिस्तान के बीच खड़ी एक लड़की तक पहुंचाती है। मेघना गुलजार ने इस गीत से जुड़ा एक बेहद सुंदर विचार रखा था। एक अच्छा पैट्रियोटिक सॉन्ग ऐसा होना चाहिए जिसे कोई भी इंसान अपने देश के लिए गा सके। वतन शब्द अपने आप में इंडिया या पाकिस्तान नहीं है, उसका अर्थ उस इंसान का घर तय करता है जो उसे गा रहा है, और फिल्म के उस दृश्य में यही बात बिना किसी भाषण के दिखाई देती है। पाकिस्तानी बच्चे अपने देश के लिए गा रहे हैं और उनके सामने खड़ी सहमत उन्हीं शब्दों में अपने भारत को महसूस कर रही है। शायद सरहदें तय कर सकती हैं कि नक्शे पर हमारा देश कौन सा है, लेकिन घर, मिट्टी और वतन से जुड़ने वाला एहसास दोनों तरफ इंसानों के भीतर बहुत कुछ एक जैसा हो सकता है। लेकिन नई सदी में देशभक्ति की भाषा ने एक और रूप लिया, एक ऐसी जगह जहां ना कोई सीमा थी, ना युद्ध था, ना स्पाई मिशन और ना किसी को अपनी जान देनी थी। सिर्फ एक मैदान था, एक जर्सी थी और उस जर्सी पर लिखा था इंडिया। 2007 में आई चक दे इंडिया। इसकी शुरुआत राइटर जयदीप साहनी के मन में तब हुई जब उन्होंने 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की सफलता के बारे में पढ़ा। उन्हें लगा कि भारतीय महिला हॉकी पर ऐसी कहानी क्यों नहीं कही गई। रिसर्च शुरू हुई और फॉर्मर इंडियन वुमेन्स हॉकी कोच महाराज कृष्ण कौशिक ने उन्हें फॉर्मर गोलकीपर मिस्टर रंजन नेगी से मिलवाया। नेगी की अपनी जिंदगी में एक बेहद दर्दनाक चैप्टर था। 1982 एशियन गेम्स में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बड़ी हार के बाद उन्हें भारी ह्यूमिलेशन और आरोपों का सामना करना पड़ा था। बाद में वो चक दे इंडिया की प्रोडक्शन और खिलाड़ियों की हॉकी ट्रेनिंग से भी जुड़े। इस सिमिलैरिटी के कारण आगे चलकर
बहुत से लोगों ने मान लिया था कि शाहरुख खान का कबीर खान सीधे नेगी की जिंदगी पर आधारित है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। जयदीप साहनी ने स्पष्ट किया कि स्क्रिप्ट लिखते समय उन्हें नेगी की पर्सनल ट्रेजेडी के बारे में पता ही नहीं था। खुद नेगी ने भी कहा कि ये उनकी बायोग्राफी या डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये एक फ्रिक्शनल टीम की कहानी है। लेकिन शायद यही सिनेमा की खूबसूरती है, कभी कभी कई असली अनुभव मिलकर एक ऐसा फिक्शनल कैरेक्टर बना देते हैं जिसमें हजारों लोग अपना संघर्ष पहचान लेते हैं। और फिर आया वो गीत जिसे आज फिल्म से अलग करके भी पूरा देश पहचानता है, चक दे इंडिया। आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि ऐसा सॉन्ग बने जिसमें इंडिया की जीत का सेलिब्रेशन हो, सिर्फ फिल्म के एक सीन के लिए नहीं, ऐसी आवाज हो जो किसी भी स्पोर्ट में इंडिया की जीत के बाद बज सके। सलीम सुलेमान म्यूजिक बना रहे थे और जयदीप साहनी लिरिक्स लिख रहे थे। सलीम ने जयदीप से कहा, इस बार पहले तुम लिखो, फिर हम उसे कंपोज करेंगे, कुछ करो यार। और जयदीप के कागज पर शुरुआती शब्द आए, कुछ करिए, नस नस मेरी खोले। लेकिन जिस एंथम को आज सुनते ही पूरा स्टेडियम जाग जाता है, उसका रास्ता इतना आसान नहीं था। सलीम सुलेमान के मुताबिक टाइटल ट्रैक के शुरुआती वर्जन्स मेकर्स को पसंद नहीं आए, एक के बाद एक वर्जन्स बने और रिजेक्ट होते गए। करीब 7 बार गाने पर दोबारा काम करना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया जब वो इतने परेशान हो गए कि प्रोजेक्ट छोड़ने के करीब पहुंच गए थे। लेकिन शायद कुछ धुनों को अपनी सही शक्ल तक पहुंचने के लिए कई बार टूटना पड़ता है। आखिरकार वही गीत तैयार हुआ जिसका मकसद शुरू से था एक ऐसा नेशन वाइड विक्ट्री क्राई जो सिर्फ हॉकी तक सीमित ना रहे। जयदीप साहनी के शब्द और सलीम सुलेमान का म्यूजिक फिल्म से बाहर निकला और धीरे धीरे इंडियन स्पोर्ट की कलेक्टिव आवाज बन गया। क्रिकेट हो, हॉकी हो, ओलंपिक्स हो या कोई और इंटरनेशनल टूर्नामेंट, जब इंडिया जीतता है तो कहीं ना कहीं चक दे इंडिया सुनाई दे ही जाता है। और फिल्म में भी इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी। उस टीम में अलग अलग स्टेट्स की लड़कियां थी, अलग लैंग्वेजेस, अलग कल्चर्स, अलग बैकग्राउंड्स, अपने अपने इगोज और अपनी अपनी पहचान। लेकिन मैदान में उतरने के बाद उनके पास एक ही जर्सी थी, इंडिया। यही हमारी यात्रा पूरी होती है, घर से बलिदान, बलिदान से सरहद और सरहद से एकता तक। स्वदेश ने हमें बताया कि देश कभी कभी वो मिट्टी है जो हजारों किलोमीटर दूर चले जाने के बाद भी आपको वापस बुलाती रहती है। ये जो देश है तेरा ने देशभक्ति को सैक्रिफाइस से निकालकर रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ दिया। जो दुनिया से पाया है उसका कुछ हिस्सा अपने लोगों को वापस देना भी देश से प्यार है। रंग दे बसंती की लुका छिपी ने हमें उस सैक्रिफाइस के पीछे खड़े परिवार की तरफ देखने पर मजबूर किया। उसने याद दिलाया कि जैसे इतिहास शहीद लिख देता है, किसी माँ की यादों में वो हमेशा उसका बच्चा ही रहता है। राजी के ए वतन ने शायद सबसे मुश्किल बात कही। सरहद जरूरी है, देश जरूरी है, लेकिन वतन से प्यार करने की भावना पर किसी एक देश का अधिकार नहीं। नक्शे अलग हो सकते हैं, घर से जुड़ने वाला एहसास इंसानी है। और चक दे इंडिया ने उस भावना को मैदान पर ला खड़ा किया, जहां अलग अलग राज्य, भाषाएं और पहचाने
एक जर्सी के नीचे अपना फर्क भूलकर सिर्फ एक नाम बन जाती हैं, इंडिया। शायद नई सदी ने देशभक्ति को बदला नहीं है, बस उसकी भाषा थोड़ी बड़ी कर दी है। कभी वो ये जो देश है तेरा बनकर हमें घर बुलाती है, कभी लुका छिपी बनकर एक माँ की आंखों से बहती है, कभी ए वतन बनकर सरहद के दोनों तरफ एक ही भावना को अलग अलग घरों का नाम देती है, और कभी चक दे इंडिया बनकर पूरा स्टेडियम एक साथ बोल उठता है। क्योंकि देश सिर्फ नक्शे पर खींची गई सीमा नहीं होता, नक्शे पर खींची गई जमीन नहीं होता। देश उन करोड़ों लोगों की यादों, रिश्तों, जिम्मेदारियों, सैक्रिफाइसेस और उम्मीदों से बनता है जो उसे अपना घर कहते हैं। पुरानी पीढ़ी ने हमें ऐसे गीत दिए जिन्होंने आजादी के लिए लड़ना सिखाया। नई पीढ़ी के इन गीतों ने शायद उस आजादी के भीतर अपने देश को नए तरीके से महसूस करना सिखाया। और यही कला की खूबसूरती है। समय बदलता है, पीढ़ियां बदलती हैं, फिल्मों की भाषा बदलती है, संगीत बदलता है, लेकिन अपनी मिट्टी से जुड़ने वाला एहसास कहीं नहीं जाता। वो बस हर पीढ़ी में एक नई धुन खोज लेता है। इस स्वतंत्रता दिवस पर शायद देश से प्यार जताने के लिए सिर्फ एक नारा लगाने की जरूरत नहीं है। कभी अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाना, किसी सैनिक के पीछे छूटे परिवार के दर्द को समझना, सरहद के उस पार खड़े इंसान में भी एक इंसान को देख पाना, और अपने तमाम फर्क भूलकर किसी एक पल में देश के साथ खड़े हो जाना भी देशभक्ति है। अगर आपको भी लगता है कि नई सदी के इन गीतों ने देशभक्ति को एक नई भाषा दी है, तो कमेंट में जरूर बताइए। ये जो देश है तेरा, लुका छिपी, ए वतन और चक दे इंडिया, इन चारों में से कौन सा गीत आपके लिए देश से जुड़ने का सबसे गहरा एहसास लेकर आता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए द टॉकिंग आर्ट के साथ, जहां हम कला को सिर्फ देखते या सुनते नहीं, उसके पीछे छुपी कहानी को महसूस करने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।